सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लास्ट 2 लेक्चर जो हैं वो आपने अच्छे से एंजॉय किए होंगे, अच्छे से बात समझ में आई होगी। तो इससे पहले कि हम आगे का अपना 3rd लेक्चर स्टार्ट करें, मैं एक बार थोड़ा सा पीछे का रेफरेंस लेना चाहूँगा कि हम एक्चुअल में अभी कर क्या रहे हैं। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो लास्ट वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हैं शायद कि सर ये टॉपिक कैसे चेंज हो रहा है, टेंस में नाउन कैसे शुरू हो गया और नाउन शुरू हुआ तो नाउन कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, या जिस तरीके से नाउन पूरा पढ़ा जाता है एक कंप्लीटली वैसे क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं या हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस लिखने में हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब चूज करनी होती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट जो है वो 3 तरह का हो सकता है, और क्योंकि सब्जेक्ट 3 तरह का हो सकता है तो उनके वेरी करने पर, यानी कि सब्जेक्ट चेंज होने पर, जो सब्जेक्ट हम जानते हैं उससे अगर सब्जेक्ट कोई ऐसा आ जाता है, कर्ता कोई ऐसा आ जाता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को डिसाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैं एक छोटा सा इंक्लूड किया है मैंने टॉपिक टेंस के अंदर कि हम टेंस में आने वाले पॉसिबल जो सब्जेक्ट्स हैं, मोस्ट पॉसिबल कहूंगा, पॉसिबल तो नहीं कहूंगा क्योंकि पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मोस्ट पॉसिबल जो सब्जेक्ट्स हैं हम उन्हें कवर कर रहे थे। ठीक है, कि अलग अलग तरीके से कैसे सब्जेक्ट हो सकते हैं, सिंगुलर है, प्लूरल है, और सिंगुलर या प्लूरल होने से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन होने से क्या फर्क पड़ने वाला है, हेल्पिंग वर्ब को यूज करते समय उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका असर क्या होगा हमें समझने में या आंसर राइटिंग करने में, इसलिए हमें वो जानना जरूरी था। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम, और आज हम हेल्पिंग वर्ब को भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज की जाती है। ठीक है, और बहुत ही एक शॉर्ट सी और शानदार सी ट्रिक लेकर के आया हूं। अगर आप में से किसी ने अपने पास पेन और कॉपी नहीं रखा है तो प्लीज आज इस वीडियो के लिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक पेन और कॉपी ले लीजिए अपने साथ में, क्योंकि 2 छोटे छोटे चार्ट्स आपको बनाने होंगे। तो मैं साइड में हट जाऊंगा, वीडियो पॉज कर लेना, वीडियो पॉज करके उन दोनों चार्ट्स को आप नोट करना। मैं आपको बता दूंगा कौन से चार्ट्स हैं जो आपको नोट करने हैं, और फिर उनको सामने रख के आज हम 20 क्वेश्चंस में हैंड टू हैंड लगाकर देखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स कि हेल्पिंग वर्ब भरना आसान है कि मुश्किल है कि चुटकियों का खेल है। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर सबसे पहला हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन एज सब्जेक्ट। कि जब हमारे किसी भी वाक्य में प्रोनाउन जो है वो किस रूप में आ जाता है, सब्जेक्ट के रूप में या कर्ता के रूप में आ जाता है, तो वहां हमें किस तरह के उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रोनाउन हमारा इसमें आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा जाता है, जब किसी नाउन को दर्शाने के लिए, जब किसी नाउन को दर्शाने के लिए हम किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, किसी संज्ञा को दर्शाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो वो सर्वनाम कौन सा होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है, निजवाचक बोलते हैं इसे, निजवाचक सर्वनाम जो है उसका प्रयोग हम लोग यहां पर करते हैं। कैसे करते हैं, मैं बात कर रहा हूं ऋतिक रोशन के बारे में। ऋतिक रोशन एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, ऋतिक रोशन एक बहुत अच्छे डांसर हैं, ऋतिक रोशन मुंबई में रहते हैं। अब ये बात सुन के बड़ी अजीब लग रही है, हर बार ऋतिक रोशन ऋतिक रोशन ऋतिक रोशन, एक बार कह दिया ना ऋतिक रोशन, अब अगली बार मैं क्या कहूंगा, ऋतिक रोशन के लिए ही, और जितनी बार उनके बारे में बात करूंगा मैं ही बोलता हुआ चलूंगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं, उसे देखने वाले हैं। सबसे पहला फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमारा आता है आई, जिसका अर्थ होता है मैं। हिंदी इसलिए आज करते हुए चल रहे हैं साथ में टच, क्योंकि प्रोनाउन में हिंदी बहुत काम आती है, और आपको लॉन्ग राइटिंग के समय में, यानी कि व्याकरण में जाकर के जब आप ट्रांसलेशन करेंगे
तो ट्रांसलेशन में आपको काफी इससे मदद मिल जाएगी। तो जब मैं कहता हूं आई का मतलब होता है मैं, जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, उसके बाद वी जिसका अर्थ होता है हम, ठीक है, यानी कि मैं का प्लूरल हम, उसके बाद सेकंड पर्सन जो है वो कुछ नहीं होता सिंगुलर में, ठीक है, क्योंकि यू जो है वो तुम या तुम सब दोनों को दर्शाने के लिए हम यू का ही प्रयोग करते हैं, और यू जो है वो हमेशा प्लूरल में स्टैंड करता है, कभी भी सिंगुलर में स्टैंड नहीं करता है। बोलचाल की भाषा में हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर यू डूइंग। अब मैं किसी को इशारा करते हुए पूछूं व्हाट आर यू डूइंग, तो एक व्यक्ति होगा तो वो बता देगा कि सर मैं ये कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, नोट्स बना रहा हूं, लिख रहा हूं, जो भी कर रहा है। लेकिन बोलचाल की भाषा में जब मुझे कहना होता है तुम सब, तो मैं कह देता हूं ऑल ऑफ यू, ठीक है। लेकिन व्याकरण इसे ऐसे नहीं देखता। व्याकरण में यू जो है वो हमेशा प्लूरल में ही स्टैंड करता है, चाहे मैं किसी एक व्यक्ति को यू कहूं, चाहे 50 व्यक्ति को यू कहूं, ठीक है गाइस। तो हमारे सामने तो वहां लोग होते नहीं है, क्वेश्चन जब पूछा जाता है क्वेश्चन में केवल यू लिखा हुआ होता है, हमें पता ही नहीं चलता किसी एक को बोल रहा है कि 50 को बोल रहा है। इसलिए यू को हम हमेशा क्या मानते हैं, प्लूरल ही मानते हैं, यू को हम कभी भी सिंगुलर नहीं मानेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ही, शी और इट। तो ही का मतलब होता है वह, शी का मतलब होता है वह, और इट का मतलब होता है वह। कितनी अजीब बात है, ही, शी, इट तीनों का मतलब वह है, लेकिन हम फिर भी इसमें कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि जब वह पुल्लिंग का हो, मस्कुलाइन जेंडर का हो, तो हम ही बोल देते हैं। वह जब स्त्रीलिंग का हो, फेमिनाइन जेंडर का हो, तब हम उसके लिए शी का प्रयोग करते हैं। और वह जब कोई वस्तु हो, यानी कि नीचर जेंडर कहते हैं उसे, हिंदी में कहें तो नपुंसक लिंग का अगर कोई शब्द हो, कोई वस्तु हो, कोई पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इट का इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब इन तीनों का प्लूरल बनता है, जब इन तीनों का बहुवचन बनता है, तो बन जाता है वे सब। क्या बन जाता है इसका, वे सब बन जाता है। और वे सब दे से दर्शाया जाता है। तो दे जो है वो ही का भी प्लूरल है, शी का भी प्लूरल है, और इट का भी प्लूरल है। वह लड़की, शी, क्योंकि वह स्त्रीलिंग में बोला ना मैंने लड़की, वह बोल रहा हूं किसी लड़की के लिए, तो मैंने बोल दिया शी। अब मुझे बोलना है वे सब लड़कियां, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं दे बोलूंगा। अगर वह लड़का है तो ही, वे सब लड़के तो दे, वह वस्तु या वह पेन, तो उसके लिए मैं क्या कह दूंगा, इट। और वे सब पेन या वे सब वस्तुएं, तो उसके लिए भी मैं दे ही कहूंगा। यानी कि सिंगुलर से प्लूरल जाने में इन तीनों का प्लूरल दे ही बनेगा। क्लियर है मेरी बात। आई का बन गया वी, यू का सिंगुलर होता नहीं, यू तो पहले ही प्लूरल में है, और ही, शी, इट अगर हम सिंगुलर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका प्लूरल हमें दे के नाम से मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे कौन से प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। यहां पर भी हमें इसे किस आधार पर देखना है, सिंगुलर तथा प्लूरल के आधार पर हमें इसे मुख्य रूप से देखना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना, किसी भी चीज को दिखाना। क्लियर है, उसे हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं कई बार क्लास में पूछता हूं कि ये क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या है ये एक मार्कर है। ठीक है, तो ये एक मार्कर है, तो इसके लिए मैं क्या कह दूंगा, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर, राइट। अब अगर मैं कोई और वस्तु लूं तो ये क्या है भैया, दिस इज अ रिमोट। तो जो चीज मैं दिखा सकता हूं, जिसका मैं प्रदर्शन कर सकता हूं, जो आप अपनी आंखों से खुद देख पाए, केवल उसी के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हो सकता है। उसके अलावा अन्य किसी वस्तु के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर मैं कहूं दिस इज एन एलिफेंट, तो ये एलिफेंट है क्या, ये मार्कर है, एलिफेंट नहीं है। अगर मैं आपको इसके लिए कहूं दिस इज अ टीवी, ये टीवी है क्या ये मोबाइल फोन है। ठीक है, तो अगर मैं कहूंगा दिस इज मोबाइल फोन, तो ये वाक्य सही है। अगर मैं कहूंगा दिस इज टीवी, तो ये आप कहोगे सर ये टीवी नहीं है, ये सेल फोन है।
डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो जिस चीज को मैं दिखा सकता हूं सामने ला करके, उसी के लिए मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि दिस, दैट, दीज और दोज का इस्तेमाल करता हूं। अब देखते हैं कि दिस, दैट, दीज और दोज का इस्तेमाल किस अर्थ में किया जाता है। तो दिस उस वस्तु के लिए कहा जाएगा जो एक वचन हो, ऊपर लिखा हुआ है ना सिंगुलर, एक वचन हो और मेरे निकट हो, मेरे पास में हो। दैट का इस्तेमाल फिर से एक वचन के लिए किया जाएगा, लेकिन ये थोड़ी सी दूर होगी या दूरी पर होगी। ठीक है, जैसे दिस इज अ मार्कर क्योंकि मेरे पास में है, और वहां मुझसे दूर जो है वो स्विच बोर्ड है, तो वो मेरे पहुंच में नहीं है ना, तो मैं उसके लिए क्या कह दूंगा, दैट इज अ स्विच बोर्ड। ठीक है, क्योंकि वो मेरी पहुंच में नहीं आ रहा है। ठीक है, विद इन रीच नहीं है मेरे लिए। तो जो चीज मेरे बिल्कुल निकट हो, नजदीक हो, उसके लिए मैं दिस का यूज कर लूंगा, और जो मुझसे दूर है उसके लिए मैं दैट का यूज करता हूं। सेम ऐसा ही होता है यहां पर भी, लेकिन यहां पर जो वस्तु होती है वो वस्तु ना होकर के वस्तुएं हो जाती है, और वो हो जाती है बहुवचन। क्या हो जाती है? बहुवचन में वो चला जाता है। दीज वापस वही, जो चीजें बहुवचन की हों और निकट हों। दोज जो बहुवचन की हो और दूर हो। तो जो चीज बहुवचन की है और दूर है वो चल जाएगा दोज में, जो बहुवचन की है निकट है वो चल जाएगा दीज के अंदर। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से दिस, दैट, दीज और दोज जो है इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो दिस, दैट जो है अगर ये सब्जेक्टिव रूप में आते हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। दीज और दोज आते हैं तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए सबसे सिंपल वाली बता देता हूं आपको, इनके साथ हमेशा इज लगेगा, इनके साथ हमेशा आर लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट की इंग्लिश कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, ये दो ऐसी वर्ब है जिसे लगाने में वो कभी गलती नहीं करता। इज और आर का जो कॉन्सेप्ट है, रूल है, वो सबको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में क्लियर है। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें डाउट होगा कि एक वचन की चीज है तो उसके साथ इज लगा दो, बहुवचन की चीज है तो उसके साथ आर लगा दो। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन हेल्पिंग वर्ब है जो सभी को आती है, बचपन से आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहां पे आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि जब हमारा सर्वनाम जो है वो किसी अनिश्चित को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अनिश्चित को। जब किसी अनिश्चित को दर्शाता है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन में क्या है, कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल रहेंगे, और कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। निर्भर करता है कि उनका प्रयोग किस तरीके से किया गया, उनका प्रयोग किस तरीके से किया गया वाक्य में, उस पर निर्भर करेगा कि उनके साथ आने वाला या वह स्वयं जो है प्रोनाउन वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर कौन कौन से हैं? अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, आइदर, इनफ, everybody, everyone, everything, less, little, much, neither, nobody, no one, nothing, one, other, somebody, someone और something। ये सारे के सारे जो प्रोनाउन हैं ये सारे ही प्रोनाउन एक वचन के होते हैं। बहुवचन के कौन से हैं? बोथ। बोथ का मतलब क्या हो गया? जो दो। अब कोई भी चीज अगर दो है तो बहुवचन हो गई ना, एक से अधिक हो गई। एक से अधिक होते ही हम क्या बोलते हैं? बहुवचन की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था? दो या दो से अधिक जो हैं वो बहुवचन कहलाएंगे, तो ये दो हैं। फ्यू का मतलब कुछ। अब कुछ में एक से तो ज्यादा ही होगा या दो से तो ज्यादा ही होगा। मेरे पास कुछ चॉकलेट्स है अपनी पॉकेट में, अगर एक होती तो मैं ये बोलता ना मेरे पास एक चॉकलेट है, तब तो सिंगुलर हो जाती। मैं कह रहा हूं कुछ चॉकलेट्स हैं। अब कुछ है तो डेफिनेटली वो कितनी होंगी? प्लूरल ही होंगी। वैसे ही आ जाता है फ्यूअर, वैसे ही आ जाता है मैनी, वैसे ही आ जाता है अदर, वैसे ही आ जाता है सेवरल। तो ये कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो हमेशा प्लूरल में स्टैंड करते हैं। फिर ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच, ये सारे के सारे जो हैं इनके प्रयोग पर निर्भर करता है कि ये सिंगुलर होंगे कि ये प्लूरल होंगे। इनके साथ कई बार और दूसरे शब्द आते हैं जो हमें बताते हैं, दर्शाते हैं कि ये किस अर्थ में आ रहा है, सिंगुलर के अर्थ में आ रहा है या प्लूरल के अर्थ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ज्यूरेंड, जो आपने पढ़ा होगा आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने। चलो मैं ये मानता हूं कि पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा,
जानते हम सब हैं, ये तय बात है। बस हमें ये नहीं पता कि अच्छा इस चीज को जेरेंड कहते हैं क्या, ओके कोई बात नहीं, वो नहीं पता हो सकता है, लेकिन जानते हम सब हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम इसे जानते नहीं हैं। डेफिनेशन देखते हैं, जेरेंड इज अ नाउन फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी कि जेरेंड जो है वो एक वर्ब की, एक क्रिया की नाउन फॉर्म है। नाउन फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब एक वर्ब को, जब एक क्रिया को संज्ञा की तरह प्रयोग में लाया जाए, और संज्ञा में भी किस तरह से, कर्ता के रूप में, आगे आ जाएगा भी, दैट एंड्स इन आईएनजी, और जिसके अंत में हमें क्या देखने को मिलता है, आईएनजी, यानी कि एक वर्ब और एक आईएनजी देखने को मिलेगा, जैसे कि यहां लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी V1। अब देखो V जहां पर भी आए ना तो उसको वर्ब समझना। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, V4 होती है क्या आईएनजी फॉर्म को बोल देते हैं, ठीक है ना। V4 किसको बोल देते हैं, कई बार हम आईएनजी फॉर्म को, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहा जा सकता है। V5 भी होती है जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वर्ब की 5 फॉर्म्स हो सकती है। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहली बात, वर्ब का प्रयोग किया जाए किसके रूप में, संज्ञा के रूप में। वो वर्ब दिखने में कैसी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब आईएनजी फॉर्म जो है उसका इस्तेमाल एक सब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है किसी भी वाक्य के अंदर, यानी कि एक वाक्य में जब कर्ता के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। क्लियर है मेरी बात। तो जेरेंड का मतलब क्या हो गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डेंस, ठीक है, डेंस की फर्स्ट फॉर्म डेंस ही होगी। अब आईएनजी लगाना है तो डेंसिंग, ये हो गया साहब डेंसिंग, ठीक है। अब डेंसिंग शब्द जो है या डांसिंग शब्द जो है उसे हम प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं, कर्ता के रूप में। डेंसिंग इज माई हॉबी, ये मैंने एक वाक्य ले लिया, डेंसिंग इज माई हॉबी, कि डांस करना मेरी हॉबी है। अब ये जो इज आया, हम क्या पढ़ रहे हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग। तो डेंसिंग के अकॉर्डिंग ही तो इज आया, डेंसिंग के अकॉर्डिंग इज आया यहां पे, क्योंकि डेंसिंग आगे हमारा क्या था, नाउन फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारी यहां पर मेन वर्ब नहीं है, ये हमारा यहां पर सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को हम क्या कह देते हैं, जेरेंड कह देते हैं, ठीक है। तो वापस से शॉर्ट में संकुचित मात्रा के अंदर इसे समझिए, क्योंकि थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है या नया टॉपिक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग जब हम सामान्यतः करते हैं तो वो क्या करता है, एक वाक्य के अंदर क्रिया का होना दर्शाता है कि क्रिया जारी है, जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इस वाक्य में अगर मैं कहूं कि भाई मुझे बताओ कि टीचिंग क्या है, इस वाक्य में क्या रोल प्ले कर रहा है टीचिंग, तो आप कहोगे कि सर आपकी पढ़ाने की क्रिया जारी है ना, तो आपने टीच प्लस आईएनजी लगा करके टीचिंग बना लिया, और उससे हमें यह बता दिया कि भाई पढ़ाने का काम जो है अभी जारी है, क्योंकि आपने वाक्य बना लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। यहां तक अच्छी बात है। अब अगर मैं कहूं कि टीचिंग इज माय प्रोफेशन, अब यहां पे बताओ टीचिंग क्या है, तो अब आप क्या कहोगे कि सर आपने क्या किया कि टीच लिया, उसके अंदर आईएनजी लगाया, टीचिंग बन गया। टीचिंग बना करके अब आपने उसे क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं किया, अब आपने उसे कर्ता के रूप में प्रयोग कर लिया कि टीचिंग इज, तो टीचिंग के अनुसार आपने इज का प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहां पर ये टीचिंग क्या बन गया, जेरेंड बन गया, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। तो इस तरीके से हम लोग जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो वो क्रिया को नहीं दर्शाता है, और वह किस चीज को दर्शाना शुरू कर देता है, कर्ता को दर्शाना शुरू कर देता है, और वर्ब की नाउन फॉर्म बन जाता है। क्लियर है। जैसे कि पढ़ा रहा है, हिंदी में बता रहा हूं, अब पढ़ा रहा है तो यहां पर क्रिया हो रही है पढ़ाने की, तो यहां पे मैं इसे जेरेंड नहीं कहूंगा। पढ़ाना, ये यहां पर क्या हो गया,
कर्ता के रूप में प्रयोग हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर पढ़ा रहा हूं क्या हो गया, टीचिंग, और वो क्या है, वर्ब है, क्रिया है, क्योंकि कार्य का होना दर्शा रही है। सेकंड वाक्य में कहता हूं पढ़ाना मेरी हॉबी है या पढ़ाना मेरा प्रोफेशन है, मेरा कार्य जो है वो पढ़ाना है। तो अब बताओ पढ़ाना शब्द का प्रयोग मैंने कहां किया, सबसे आगे जाके किया, और वहां पर जाकर वो क्या बन गया, मेरे वाक्य का कर्ता बन गया। और जब वो मेरे वाक्य का कर्ता बन गया तो मैं उसे क्या कहूंगा कि भाई अब ये वर्ब तो नहीं रही, अब ये जेरेंड बन गया। क्लियर है मेरी बात? आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ हो तो मुझे बता देना, मैं अगले वीडियो के अंदर इसे फिर से मतलब रिवाइज करवा दूंगा, एक बार वापस से इसको देख लेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा यहाँ पर वाक्य इस तरीके से बन जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट आ गया भाई हमारा मेन टॉपिक, हेल्पिंग वर्ब। तो मैं चाहता हूं कि ये हेल्पिंग वर्ब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसको हम स्टार्ट करें उससे पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक पेन और पेपर लेकर, एक पेन और डायरी लेकर के इसे नोट कीजिए, एक एक चीज को इसको लिखिए। ठीक है, इसे आप कंप्लीट नोट कीजिए, उसके बाद हम इसे डिस्कस करने वाले हैं कि ये चार्ट मैं वापस क्यों लेके आया हूं, और ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज किया जाता है उसको लेकर के। तो प्लीज एक बार इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाक्य, सबसे पहला नियम, अ वर्ब ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इट्स सब्जेक्ट। एक वर्ब जो है, एक क्रिया जो है, वो हमेशा किस पर निर्भर करती है, अपने कर्ता पर निर्भर करती है। अब मैंने यहाँ पे इट्स सब्जेक्ट क्यों कहा, क्योंकि हर क्रिया का कोई ना कोई कर्ता होता है। ठीक है, और जहां कर्ता नहीं होता है वहां हम इट को कर्ता बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ये नहीं मानते कि बरसात करने वाले जो हैं वो बादल हैं, हम सीधा ये कहते हैं कि बाहर बरसात हो रही है। बरसात कौन कर रहा है, बादल है क्या इसके कर्ता, इंद्र भगवान है, आसमान है, कौन है? तो इसका कोई कर्ता नहीं है। इस तरह के वाक्य जिसमें कोई कर्ता नहीं होता वहां हम किसको कर्ता मान लेते हैं, वहां हम इट को कर्ता मान लेते हैं। आपने बहुत सुना होगा ये वाक्य, इट इज रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, तो इट इज रेनिंग का मतलब क्या है, जहां अननोन कर्ता हो, जहां कोई कर्ता हो ही नहीं किसी क्रिया के होने का, वहां हम इट को मान लेते हैं कर्ता। और बाकी सामान्यतः आप कोई भी क्रिया होते हुए देखेंगे, कोई भी कार्य होते हुए देखेंगे, तो उसका कर्ता आपको निश्चित तौर पर वहां दिखाई देगा। जैसे कि मैं पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूं, तो पढ़ाने का कर्ता कौन हुआ, मैं। आप पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, तो पढ़ने का कर्ता कौन हुआ, आप। कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, तो क्रिया क्या हो रही है, ड्राइविंग, और उसका कर्ता कौन है, ड्राइवर, जो उसको ड्राइव कर रहा है। कोई व्यक्ति लिख रहा है, तो क्रिया क्या हो रही है, लिखने की, उसका कर्ता कौन है, जो लिखने वाला है। ठीक है, जो भी उसका नाम है वो उसका कर्ता कहलाएगा। तो हमेशा से हर क्रिया का कोई ना कोई कर्ता अवश्य होता है, बिना कर्ता के क्रिया होती नहीं है सामान्यतः। ठीक है, तो अ वर्ब ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इट्स सब्जेक्ट। तो हमेशा एक क्रिया जो है वो अपने कर्ता पर निर्भर रहती है, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी अपने कर्ता पर निर्भर रहेगी। तो हमारे पास संभावित रूप से कितने कर्ता हो सकते हैं पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में यही देख रहे हैं कि कौन कौन कर्ता हो सकते हैं। तो आई हमारा कर्ता हो सकता है मैं, वी हमारा कर्ता हो सकता है हम, सेकंड पर्सन सिंगुलर कुछ होता ही नहीं है, यू हमारा कर्ता हो सकता है जो कि सेकंड पर्सन प्लूरल है, फिर हो सकता है ही, फिर हो सकता है शी, फिर हो सकता है इट, फिर हो सकता है दे, और इसके बाद में नाउन जो है, सिंगुलर नाउन भी हमारा कर्ता हो सकता है, और जेरेंड जो है वो भी हमारा कर्ता हो सकता है, जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया है। बाकी प्रोनाउन वाले तो सारे आ गए। ठीक है, फिर नाउन प्लूरल अगर होगी तो इस वाले कॉलम में आ जाएगी, प्लूरल वाले कॉलम में। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का क्या मतलब है कि अगर बॉय होगा तो इस कैटेगरी में बिलोंग करेगा, बॉयज होगा तो इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, एक वचन का संज्ञा है तो इधर आएगा, बहुवचन की संज्ञा है तो इधर आएगा। ठीक है, अब इसको हमें याद रखना है, और याद रखने के लिए इसे याद नहीं करना है। मैंने क्या कहा, याद रखना है, याद करना नहीं है। रटने मत बैठ जाना। मेरी क्लास में अगर किसी ने रटने रुटाने की बात करी ना, मेरा हो जाता है दिमाग खराब। ठीक है, रटना उटना कुछ नहीं है,
ग्रामर में रटने का कोई काम नहीं है हमारा, हम कुछ नहीं रटने वाले, हम कुछ याद नहीं करने वाले। हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि वो चीज अपने आप ही हमारे सबकॉन्शियस में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए रटना नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमें याद रखना है, याद करना नहीं है। और याद रखने के लिए हमने क्या किया, इन सबको एक एक कोड वर्ड दे दिया। आप सबका घर का एक नाम होगा ना, निकनेम होगा ना, निकनेम, घर का नाम का मतलब निकनेम होगा। तो स्कूल में आप जो अपना नाम प्रयोग करते हैं उससे अलग हटके आपका एक निकनेम होता है, जिससे आपको पहचाना जाता है, पुकारना आसान हो जाता है। हमने भी यहाँ पे यही किया है, हमने इन सभी को एक एक निकनेम दे दिया कि अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो हम उसे कहेंगे ए, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो हम उसे कह देंगे बी, सेकंड पर्सन सिंगुलर कुछ होता ही नहीं, सेकंड पर्सन प्लूरल अगर है तो हम उसे कह देंगे सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसे कहा जाएगा डी, और थर्ड पर्सन प्लूरल है तो उसे कहा जाएगा ई। यानी कि हमने इन सबको एक एक कोड वर्ड दे दिया कि जब भी मुझे ये कहना हो कि बताओ ही, शी, इट, नाउन और जेरेंड के साथ क्या प्रयोग करोगे, तो मैं इतना लंबा नहीं कहूंगा, मैं कह दूंगा ई के साथ क्या प्रयोग करोगे बताओ, ए के साथ किसका प्रयोग करोगे, देखते भी चलिए साथ में, बी के साथ किसका प्रयोग करोगे, सी के साथ किसका प्रयोग करोगे, डी के साथ किसका प्रयोग करोगे, ई के साथ किसका प्रयोग करोगे। तो अगर मैं कहूंगा ए तो आप समझेंगे आई, अगर मैं कहूंगा बी तो आप समझेंगे वी, अगर मैं कहूंगा सी आप समझेंगे यू की बात हो रही है, अगर मैं कहूंगा डी तो आप समझ जाएंगे ही, शी, इट, नाउन और जेरेंड की बात हो रही है। क्लियर है मेरी बात? तो जब हम इस डेटा को देखते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमने इनको क्या कोड वर्ड दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो इस कोड वर्ड को हम याद करने नहीं बैठेंगे, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये अपने आप ही हमारे को समझ में आ जाए कि कहां पर कौन सा वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। और जैसा कि पिछले चार्ट में मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, वैसे ही इस चार्ट पे भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपका पेन, आपका पेपर, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे एक बार एज इट इज इसे आप नोट कर लीजिए कहां पर क्या चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को यह मिलेगा कि भाई डिड जो है उसके साथ में कौन से सब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट यूज होंगे उस तरीके से इस चार्ट को बनाया गया है, अभी अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार इसे एज इट इज आप नोट कर लीजिए कि जिसके सामने जो चीज लिखी है उसके सामने वो चीज आप लिख लीजिए। ठीक है गाइस, तो हेल्पिंग वर्ब जो है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा अपने सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, अपने सब्जेक्ट पे निर्भर करती है। जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह का हेल्पिंग वर्ब साथ में इस्तेमाल किया जाता है। तो ताला और चाबी, तो अब यहां पर दोनों हमारे सामने हैं, ताले भी हमारे सामने हैं और चाबियां भी हमारे सामने हैं। तो लेट्स डिस्कस इट कि किस तरह के ताले हैं, किस तरह की चाबियां हैं, कौन सी चाबी से कौन सा ताला खुलता है, तो उसके बारे में जरा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये है कि हम आज तक जिस तरीके से टेंस पढ़ते हुए आए हैं वो तरीका ये है, हम प्रेजेंट टेंस पहले सारे पढ़ते हैं, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर इनके रूल्स, उसके बाद हम पास्ट टेंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। सामान्यतः ये हमारा पढ़ने का तरीका होता है। इस तरीके में मुझे क्या प्रॉब्लम है या मुझे क्या चीज़ है जो अच्छी नहीं लगती, मैं उसके बारे में पहले बात करता हूं कि मेरे सामने एक फैमिली आती है, डू फैमिली, जो कि पूरे के पूरे सिंपल टेंस में काम करती है। ठीक है, अभी मैं बात केवल यहां तक की कर रहा हूं, फ्यूचर टेंस को इसमें इन्वॉल्व मत करना। ठीक है गाइस, तो डू फैमिली के अंदर 3 मेंबर्स हैं, डज, डू और डिड। तो मैं पहले पढ़ता हूं डज और डू, उसके बाद मैं पढ़ता हूं इज, एम, आर, उसके बाद मैं पढ़ता हूं हैज, हैव, उसके बाद मैं पढ़ता हूं हैज बीन और हैव बीन, उसके बाद जाकर मैं डिड पढ़ता हूं। तो एक ही फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन मैं पहले इन्हें पढ़ता हूं फिर उसे पढ़ता हूं। सेम कंडीशन यहां आ जाती है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, मुझे बी फैमिली मिलती है, बी फैमिली के मेंबर में इज, एम, आर पढ़ूंगा, हैज, हैव पढ़ूंगा, हैज बीन, हैव बीन पढ़ूंगा, फिर डिड पढ़ूंगा, उसके बाद जाके वॉज, वर पढ़ूंगा। तो यहां पर क्या है, हम लोग तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाते, एक चीज को दूसरी चीज से एक ही जगह पर कंपेयर करने के लिए मिल जाए, ये इससे अलग है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो
तो मुझे लगता है उससे बेस्ट ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता कि डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक चीज दूसरी चीज से अलग कैसे है। सारी हेल्पिंग वर्ब्स आपको एक ही पेज पर और एक ही जगह मिल जाएगी। आपको जब भी हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूजन हो, चाहे आप आंसर लिख रहे हो, चाहे आप ऐसे लिख रहे हो, चाहे आप एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी आप ग्रामेटिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं जहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड हेल्प चाहिए, ये चार्ट खोला, एक सेकंड में क्लियर हो जाएगा कि आपको कहां पर कौन सी चीज फिल करनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो देखते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सिंपल टेंस की, तो मैं उस फ्लो में नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा जो फ्लो रहेगा वो इस तरीके से चलेगा। हम पहले सिंपल टेंस देखेंगे, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सिंपल टेंस के अंदर हम देखते हैं कि इसके 3 मेंबर्स आते हैं। सबसे पहला आता है डिड, दूसरा आता है डज, तीसरा आता है डू। तो डिड का इस्तेमाल किसके साथ किया जाए, तो सब्जेक्ट में मैंने लिखा हुआ है ए बी सी डी ई। अब ये कौन सा सब्जेक्ट है भाई, ये वाले सब्जेक्ट है। तो ए बी सी डी ई अगर मैं कह रहा हूं किसी हेल्पिंग वर्ब के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्ट में अगर मैं चाहूं तो ये भी तो कह सकता हूं कि भैया ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी तरह के सब्जेक्ट हों, जितने भी तरह के कर्ता हों, उनके साथ हम डिड का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। सेकंड बात हम यहां करते हैं कि डज और डू के साथ किसका प्रयोग किया जाए, तो डज का प्रयोग किया जा सकता है डी के साथ और डू का प्रयोग किया जा सकता है ए बी सी ई के साथ। वापस चलते हैं पिछली वाली फ्रेम पे, डज का प्रयोग किसके साथ है, डू के साथ है, डी के साथ है। तो डी के अंदर क्या क्या आ गया, तो अगर मैं पूछूं कि इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा, डू का कि डज का, तो आप कह देंगे डज। और बाकी के साथ में, बाकी इन सब के साथ में, यहां से लेकर के यहां तक इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा, तो इन सब के साथ डू का प्रयोग हो जाएगा। यानी आई के साथ डू लगेगा, वी के साथ डू लगेगा, यू के साथ डू लगेगा, दे के साथ डू लगेगा। प्लूरल जितनी भी नाउन्स हैं उन सब के साथ भी डू का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि मुझे बार बार सारे सब्जेक्ट ना बोलने पड़े, ए बी सी डी ई बोलूं और मुझे क्लियर हो जाए ए का मतलब आई की बात हो रही है, बी का मतलब वी की, सी का मतलब यू की, डी का मतलब ही शी इट नाउन और जेरेंड की, और ई का मतलब दे और प्लूरल नाउन्स की बात यहां पर हो रही है। नेक्स्ट हम लोग यहां पे देखते हैं, अगला हमें यहां क्या देखने को मिलता है। अगला हम लोग यहां देखेंगे कि डिड का प्रयोग है ए बी सी डी ई के साथ, डज का प्रयोग है डी के साथ, डू का प्रयोग है ए बी सी ई के साथ। ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीका है, थोड़ा सा नया तरीका है, 2-3 पॉइंट आगे बढ़ेंगे तब तक वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसे चल रहा है। अगर आप लोग इसे और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो ये चार्ट तो आपके सामने खुला हुआ ही है, आप अपने सामने सब्जेक्ट का चार्ट खोल करके रख लो। जो इससे पहले वाला चार्ट था ना, सब्जेक्ट वाला चार्ट, ये वाला चार्ट जो आपने कॉपी में खोल रखा है, इसे अपने सामने रख लो, फटाफट से बात समझ में आ जाएगी 2 मिनट के अंदर। वैसे ही अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कौन सी फैमिली काम में आती है, तो फैमिली का हेड जो है, मुखिया जो है, उसका नाम है बी। तो बी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन हैं, इज, एम, आर और वॉज, वर, ये 5 बी फैमिली के मेंबर हैं। तो वॉज के साथ किस किस तरह का सब्जेक्ट आता है या किस किस सब्जेक्ट के साथ वॉज आता है, तो ए के साथ आएगा। चार्ट में देखो ए का मतलब क्या है, फटाफट देखो सब्जेक्ट वाले चार्ट में देखो, ए का मतलब है आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉज। डी, देखो डी में कौन कौन है, ही, शी, इट, नाउन, जेरेंड, ये सारे के सारे किस में आ गए, डी में। तो यानी कि इन 5-6 चीजों के साथ हमें वॉज का प्रयोग करना है। अब वर का प्रयोग किस किस के साथ में करना है, तो वर के साथ में लगेगा बी, सी और ई। तो देखो बी का मतलब क्या है, वी, सी का मतलब क्या है, यू, ई का मतलब क्या है, दे और प्लूरल नाउन। तो इस तरीके से हम इस चार्ट की सहायता से आराम से देख सकते हैं कि कहां किसके साथ किसका प्रयोग करना है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। इसी में अगर हम देखें इज, एम, आर की बात करेंगे तो लिखा हुआ है डी। फटाफट से, मैं चुप हूं, आप लोग बोल के बताओ डी के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, फटाफट से बताओ डी में आने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उनके साथ हमें इसका प्रयोग करना है। ये वाले डी वालों के साथ इसका प्रयोग होगा, ए वाले के साथ एम का प्रयोग होगा, और अब ये बाकी जो 3 बचे, इन तीनों के साथ
आर का प्रयोग होगा। ठीक है, यही हमें इस चार्ट में देखने को मिला। आर का प्रयोग किस किस के साथ है? बी सी ई। एम का प्रयोग किसके साथ है? ए के साथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा परफेक्ट टेंस के अंदर कौन सी फैमिली चलती है? हैव फैमिली चलती है। तो अगर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करूंगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हेड का प्रयोग करेंगे। किसके साथ? ए बी सी डी ई, यानी कि वापस यहां पे क्या लिख सकता हूं? ऑल सब्जेक्ट। कारण क्या? कारण वही सेम कारण जो पहले बताया कि भैया हेड का प्रयोग नहीं करूं तो किसका करूं, आप बता दो। तो जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है हेल्पिंग वर्ब में, तो ऐसी कंडीशन में सभी सब्जेक्ट के साथ में उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन टेंस कौन सा चलेगा? तो टेंस चलेगा मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां कौन सा है? सिंपल पास्ट। यहां कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। यहां कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहां कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का प्रयोग जो है वो डी के साथ किया जाता है। हैज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? डी के साथ में हैज का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हैव का प्रयोग जो है वो ए बी सी ई के साथ में किया जा सकता है। अब फटाफट से सब्जेक्ट वाले चार्ट में देख के मुझे बताओ, डी में कौन कौन से आ रहे थे? कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं डी में? वापस वही देखो, बार बार रिपीट हो रहा है एक ही चीज। भाई हमारे पास चाबियां तो 5 ही हैं, ताले 12 हैं। ताले कितने? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ताले हैं। और चाबियां कितनी हैं? कुल 5। अब 5 में से कौन सी चाबी से कौन सा ताला खुलेगा, बस इतना सा देखना है। ठीक है, तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हैज के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं डी का, या डी वाले जो सब्जेक्ट है उनके साथ प्रयोग किया जा सकता है हैज का, और ए बी सी ई वाले जो सब्जेक्ट है उनके साथ प्रयोग किया जा सकता है हैव का। साथ ही साथ आगे हम देखते हैं कि वापस आ गया हमारा यूनिवर्सल भिखारी। यूनिवर्सल भिखारी कैसे आ गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हेड इसने ऊपर से लिया और उसके साथ बीन लगा दिया। तो देखो जो यहां रूल था वही यहां रूल है। इन दोनों रूल्स में आप देखोगे यहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हेड का जो रूल है वही हेड बीन कॉपी कर रहा है। सेम चीज आपको यहां देखने को मिलेगी कि हैज बीन और हैव बीन में भी जो हैज का रूल है वो हैज बीन पे अप्लाई हो रहा है, और जो हैव का रूल है वो हैव बीन पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हैज हैव इसने ऊपर से एज इट इज कॉपी किया तो रूल भी एज इट इज कॉपी हो गया। नेक्स्ट इसकी हम बाद में बात करेंगे, तो पहले हम इसको वापस एक बार रिवाइज कर रहे हैं। रिवीजन में हम क्या देख रहे हैं? सिंपल टेंस में डू फैमिली का प्रयोग होता है, जिसके टोटल 3 मेंबर हैं, डू, डज और डिड। तो डज की अगर हम डिड की अगर हम बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है सभी सब्जेक्ट के साथ। बोलो हाँ कि ना, हर एक टॉपिक के बाद यस नो बोलते हुए चलना। डज का प्रयोग किया जा सकता है डी के साथ। डी का मतलब क्या है? सब्जेक्ट के चार्ट में देखेंगे हमें पता पड़ जाएगा डी का मतलब क्या है। डू के साथ प्रयोग किया जाता है ए बी सी ई का, यानी कि डू के साथ हम किस किस का प्रयोग कर सकते हैं? आई का, वी का, यू का, दे का और किसी प्लूरल नाउन का। साथ ही साथ हम यहां देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी फैमिली का प्रयोग किया जाता है, वॉज, वर और साथ में वॉज के साथ में प्रयोग होगा आई का, ही का, शी का, इट का, किसी सिंगुलर नाउन का या जेरेंड का। ठीक है, और वर का प्रयोग है बी सी ई के साथ में। बी सी ई का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे हैं प्लूरल्स, कौन से हैं प्लूरल्स हमारे? तो फर्स्ट पर्सन में वी आ गया, सेकंड पर्सन में यू आ गया, थर्ड पर्सन में दे और प्लूरल नाउन्स आ गए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं कि हेड का प्रयोग कोई टेंशन ही नहीं है, सबके साथ होगा। हेड बीन का प्रयोग कोई टेंशन ही नहीं है, सबके साथ में होगा। इसका प्रयोग होगा डी के साथ, यानी कि ही, शी, इट और नाउन और जेरेंड के साथ में। आर का प्रयोग हो जाएगा बी सी ई, वापस वही सेम कॉपी पेस्ट हो गया यहाँ पे। तो जहां पर वर का प्रयोग होगा वहीं पर आर का प्रयोग भी हो जाएगा, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। एम का प्रयोग होगा ए के साथ, ए का मतलब क्या हो गया? आई के साथ में। ठीक है गाइस, सेम यहां पर आगे हम देखते हैं हैज का प्रयोग होगा डी के साथ, हैव का प्रयोग होगा ए बी सी ई के साथ। ठीक है, तो जब आप इस चार्ट को देखते हैं, जब आप इस चार्ट को स्टडी करते हैं, समझते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है? दोनों चार्ट साथ में चाहिए होते हैं। ऊपर हमें सब्जेक्ट वाला चार्ट मिल जाए, नीचे हमें हेल्पिंग वर्ब वाला चार्ट मिल जाए। उसके बाद ये 2 घोड़े ऐसे हैं कि इन पे आप बैठो
और मैदान में जितना दौड़ना है उतना दौड़ो, कोई भी चीज इससे बाहर जनरली नहीं जाती है। कहीं पर भी किसी भी जगह अगर आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, इसकी सहायता से आप आसानी से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब का नेचर ऐसा नहीं होता, इससे थोड़ा सा अलग होता है। इससे थोड़ा सा अलग होता है। अलग कैसे होता है इसका नेचर, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर तो हम देख रहे हैं कि एक चीज यहां गई तो बाकी यहां आ गया, एक चीज यहां आई तो बाकी यहां आ गया, एक चीज यहां आई तो बाकी यहां आ गया, इस तरीके से चल रहा है। यानी कि हैज हैव है तो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो दो भागों में बट जा रहे हैं, या तो ये हो रहा है, और या फिर अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो वहां पर सारे ही सब्जेक्ट आकर के उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या फिर ये हो रहा है। ये दो ही तो चीजें हुई यहां पे भाई। अगर हम डिड को देखें और हेड को देखें तो अकेले थे तो हमने क्या बोला, सब सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग करो। और फिर अब अगर हम यहां देखें, वॉज वर के टाइम, डू डज के टाइम, हैज हैव के टाइम, इज एम आर के टाइम, तो क्या हो गया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यही नेचर चल रहा है, यही व्यवहार चला। आगे जब हम यहां बढ़ते हैं तो थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। क्या बदल जाती है कि आई, ए और बी, यानी कि आई और वी के साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं, है ना। ए और बी का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया आई, बी का मतलब हो गया वी। तो ए और बी के साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, शैल का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन विल पे मैंने ऐसा नहीं लिखा सी डी ई, विल पे मैंने क्या लिख दिया, ए बी सी डी ई, यानी कि ऑल सब्जेक्ट। यहां आ गया ना ऑल सब्जेक्ट वाला, बोलो हाँ कि ना। यानी कि अगर हमारे सामने आई सब्जेक्ट है और वी सब्जेक्ट है तो हम पहली प्रायोरिटी देंगे, पहली प्राथमिकता देंगे किसे, शैल को। लेकिन मान लो कि ऑप्शन में शैल है ही नहीं, दे ही नहीं रखा ऑप्शन में। चार ऑप्शन है, सब्जेक्ट है आई, लेकिन चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है विल से, तो क्या कहोगे, आंसर गलत है या चारों ही ऑप्शन गलत है, ये तो नहीं कह सकते ना। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी का प्रयोग जो है वो शैल और विल दोनों के साथ हो सकता है, लेकिन हम प्राथमिकता किसे देते हैं, हम प्राथमिकता देते हैं शैल को। क्लियर है मेरी बात। तो शैल अगर आए तो आई और वी का प्रयोग करो, और अगर विल आ रहा है तो आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ए बी सी डी ई, चारों में से किसी का भी प्रयोग आप यहां पे कर लो। ठीक है गाइस, अब ये एक रूल है जो तीनों जगह पर एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप यहां देखोगे ए बी सी डी सेम मैंने चारों जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहां पे विल और शैल के अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसे याद रखने की एक ट्रिक है, इसे याद रखने का एक सीधा सीधा उदाहरण है, आप ये मान सकते हो कि हुआ क्या कि शैल और विल जो हैं उनके घर में है शादी किसी की, और उनके घर में शादी है और उन्होंने कहा कि साहब आपके घर का जो मुखिया हो वो हमारे घर की शादी अटेंड करने आए, हमारे साथ आकर बैठे, हमें बहुत खुशी होगी। टाबरों को, बच्चों को, अपने परिवार के बाकी सदस्यों को मत लाना, केवल परिवार के मुखिया आएंगे और कोई भी नहीं आएगा। ठीक है साहब, सबने मान लिया, क्योंकि भाई शादी में तो जाना ही है। अब शादी में जाने के लिए केवल परिवार के मुखिया को बुलाया है, परिवार के बाकी सदस्यों को इनवाइट नहीं किया। तो हुआ क्या उससे कि जब कॉन्टिन्यूअस टेंस बना, यानी कि जब शादी शुरू हुई, शादी शुरू होते के साथ ही सबसे पहले किसको बुलाया था, तो सबसे पहले अपने एक पड़ोसी को इसने इनवाइट किया, तो सिंपल ने आके कॉन्टिन्यूअस को इनवाइट किया, फिर सिंपल ने जाके परफेक्ट को इनवाइट किया, और फिर सिंपल ने जाके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इनवाइट किया। ऐसा हुआ तो जो जिसके साथ में, जो जहां पर बैठा हुआ था वो वहां से अपने परिवार के मुखिया को बुला लेता है। क्या करता है, वहां से अपने परिवार के मुखिया को बुला लेगा कि साहब आपको बुला रहे हैं शादी के अंदर, वो बैठे हैं चौकी पे, आपका कर रहे हैं इंतजार, तो फटाफट से आप जाओ। तो शैल और विल के साथ आकर कौन बैठे, वी बैठे, और बी कौन है, परिवार के मुखिया। अगले घर में क्या हुआ कि शैल और विल के साथ में आकर के कौन बैठे, हैव बैठे। हैव कौन है साहब, परिवार के मुखिया। और फिर आते हैं हमारे यूनिवर्सल भिखारी भाई साहब, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वापस से बात ये आई कि शैल और विल के साथ आकर कौन बैठे, तो वही जो पहले
कॉपी हो रहे थे। जैसे यहां से ये कॉपी पेस्ट हुआ, यहां से ये कॉपी पेस्ट हुआ, वैसे ही यहां से ये भी कॉपी पेस्ट हो गया और लास्ट में आ गया बीन। समझने का थोड़ा विचित्र तरीका हो सकता है, लेकिन ठीक है याद रखने के लिए कि भाई हमें इससे दो बातें याद रहती हैं कि बी जो है वो फैमिली का हेड है और फैमिली के मेंबर कौन है, वॉज, वर, इज, एम, आर। और यहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी का प्रयोग करते हैं। यहां हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। हैव फैमिली का मुखिया कौन है, हैव खुद है, लेकिन हैव यहां पर फैमिली में आता भी है, लेकिन बी जो है वो प्रैक्टिकली यूज में नहीं आता है। ठीक है गाइस, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अभी एक तरीका और है बचा हुआ जिससे हम इसे समझ सकते हैं कि ये चार्ट वास्तविकता में काम कैसे आएगा। कैसे इन दोनों, सर आपने बता दिया, समझ में भी आ गया, समझ में नहीं भी आया, लेकिन इसको काम में कैसे लें, प्रैक्टिकली इसका यूज कैसे करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट रूल है जो डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो इंपॉर्टेंट रूल क्या है, वी डू नॉट यूज डू फैमिली। कौन सी फैमिली के लिए बात हो रही है, बात हो रही है डू फैमिली के लिए। कलर चेंज कर लेता हूं, जस्ट गिव मी 1 sec। ओके, वी डू नॉट यूज डू फैमिली इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब हो गया सकारात्मक वाक्य। किस तरह के वाक्य, सकारात्मक वाक्य जो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, उनमें डू फैमिली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बट इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस डू फैमिली मस्ट बी यूज्ड। लेकिन नेगेटिव में यानी नकारात्मक वाक्यों में, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक में, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में इसका प्रयोग किया जा सकता है और किया ही जाना चाहिए भाई। अब जरा समझ लेते हैं एग्जाम्पल की सहायता से कि ये नियम कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो मैं सिंपल पास्ट टेंस में एक वाक्य बनाता हूं, तो मैं वहां कहता हूं आई वेंट टू दिल्ली। ठीक है, मैं दिल्ली गया। तो जब मैं कहता हूं मैं दिल्ली गया तो मैंने वेंट का प्रयोग किया, और वेंट तो मेरी मेन वर्ब है। लेकिन इस पूरे वाक्य में हम देख रहे हैं कहीं पर भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही, जबकि नियम के अनुसार तो यहां पर हमें डिड दिखाई देना चाहिए था ना। देखो जरा, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और सिंपल पास्ट टेंस में हमने किसका प्रयोग किया है, डिड का प्रयोग किया है, तो डिड दिखना चाहिए था, लेकिन डिड तो दिखाई नहीं दे रहा। कहां दिख रहा है डिड, सीधा सेंटेंस बन गया आई वेंट टू दिल्ली। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये नियम है कि हम सकारात्मक वाक्यों में डू फैमिली का प्रयोग नहीं करते, और डिड जो है वो किसका सदस्य है, डू फैमिली का सदस्य है। अब इसी को मैं नकारात्मक बना रहा हूं, तो आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। अपने आप आ गया डिड। क्यों आया, क्योंकि वाक्य कैसा है, नेगेटिव है, नकारात्मक है। इसी के आगे बढ़ते हैं और वापस मैं प्रश्न पूछना शुरू करता हूं, और मेरा क्वेश्चन बनता है डिड आई गो टू दिल्ली। ये वाक्य मैंने बनाया, तो देखो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य है, तो डिड आ गया। फिर एक और सेंटेंस बनाता हूं, क्या बनाता हूं, डिड आई नॉट गो टू दिल्ली। यहां पर भी हमने डिड का प्रयोग किया। तो ये नियम ने हमें क्या बताया कि डू फैमिली का प्रयोग नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में, नकारात्मक प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में किया जाना चाहिए, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं किया जाना चाहिए। तो देखो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं किया क्योंकि डू फैमिली का सदस्य है, और बाकी तीनों में प्रयोग किया। अब सेम चीज जो है वो डज और डू पर भी अप्लाई होगी। बिल्कुल ये का ये नियम जो है डू पर भी लगेगा और डज पर भी लगेगा। एक बार करके देखते हैं। तो मैं थोड़े अलग अलग वाक्य लूंगा, तो डू और डज दोनों ले लेते हैं 4 वाक्यों के अंदर। ठीक है, तो जब मैं साधारण या सकारात्मक वाक्य बनाता हूं तो मैं क्या कहता हूं, ही
goes to temple। ये जो हमने यहां वाक्य देखे थे सिंपल पास्ट टेंस के। अब जो वाक्य हम देख रहे हैं वो किसके देख रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हम यहां पर देख रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने सकारात्मक वाक्य बनाया, तो मेरा क्या बना? ही गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाता है। अब मुझे इस वाक्य को नकारात्मक बनाना है, तो मैं क्या कह दूंगा? ही डज नॉट गो टू टेम्पल। लेकिन अगर इसी जगह मैं कह दूं ही गोज टू टेम्पल बना, और जैसे ही मेरा वाक्य नकारात्मक हुआ, डू फैमिली का सदस्य आ गया। दे डू नॉट गो टू टेम्पल, ये भी मेरा वाक्य नकारात्मक हो। ठीक है। अब इसी जगह अगर मैं प्रश्नवाचक वाक्य बनाऊं, इसी की जगह अगर मैं कैसा वाक्य बनाना चाहूं? प्रश्नवाचक वाक्य बनाना चाहूं, तो मैं क्या बना दूंगा? डू दे गो टू टेम्पल। तो देखो यहां पर भी ये मेरा वाक्य प्रश्नवाचक बना, तो प्रश्नवाचक वाक्य में मेरा डू का प्रयोग हो गया। बात समझ में आ रही है कि जो डू फैमिली है उसका प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में तो किया जाता है, लेकिन नकारात्मक हो अगर वाक्य, प्रश्नवाचक हो या प्रश्नवाचक नकारात्मक हो वाक्य, तो वहां कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आई बात समझ में? तो चलिए इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो अगले हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 10 में आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चंस थोड़े से अलग तरीके के हैं। आज तक आपने जिस तरीके के या जितने भी आंसर्स आपने देखे होंगे, समझे होंगे, सीखे होंगे, उससे थोड़ा सा अलग तरीके का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट को हमें करना है क्योंकि ये ही हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो देखते हैं किस तरीके का है। तो एक तरफ वाइट कलर में मैंने सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट मैंने सोच समझ के नहीं लिखे। मैं बस मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ आता गया और मैं लिखता गया रैंडमली, कुछ भी, किसी के बाद कुछ भी, कोई लाइन नहीं है, कोई सीरीज नहीं है, बस वैसे ही उबड़ खाबड़। ठीक है। फिर इधर जब मेरे को टेंस लिखने की बारी आई तो भी मैंने यही किया, बिना सोचे समझे कहीं भी कोई भी टेंस लिख दिया। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया कि मेरे 10 क्वेश्चन में क्या है कि 4 टेंसेस फिट नहीं हो रहे थे, तो मैंने फर्स्ट पेज पे क्या किया, केवल सिंपल और कॉन्टिन्यूअस टेंस लिया, और फिर मैंने क्या किया कि सेकंड पेज पे मैंने परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ले लिया। अब हमें यहां करना क्या है? टेंस के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए फिल करना है। ठीक है, फिल करके देखते हैं। अगर आज ये 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए सही तरीके से, तो मान लो कि हेल्पिंग वर्ब वाला मामला सेट है। और अगर ये सही तरीके से नहीं हुए तो फिर हमें कोई दूसरा जतन करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा कि कैसे इसे सेट किया जाए। ठीक है। तो पहली चीज, आप लोगों को अपने सामने वापस वही 2 चार्ट खोल के रखने हैं। सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब वाला चार्ट आपके सामने एट अ टाइम दोनों चार्ट खुले हुए होने चाहिए। ठीक है गाइस, ताकि आप उसमें फटाफट से देख करके बता सको कि कहां कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। 2 मैं आपको करके बता रहा हूं, उसके बाद आप मेरे वीडियो को पॉज कर करके फटाफट से खुद फाइंड आउट करोगे और फटाफट से खुद आंसर लिखोगे और फिर आगे का आंसर देखोगे। ठीक है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं मिलेगा, बस पॉज कर लेना। ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ आई में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने सब्जेक्ट वाले चार्ट पे। सब्जेक्ट वाले चार्ट पे जाकर के, चलो फटाफट से सब्जेक्ट वाले चार्ट पे चलो, ये आ गया मेरा सब्जेक्ट वाला चार्ट। सब्जेक्ट वाले चार्ट में मुझे क्या था, आय था मेरा क्वेश्चन। आय पे मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, ए। चलो ठीक है, नेक्स्ट मैं वापस आ गया अपनी पीपीटी पे। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पीछे चले वापस से, ये रहा प्रेजेंट टेंस और ये रहा सिंपल टेंस, यानी कि ये वाला है मेरा कॉलम जिसमें से मुझे आंसर ढूंढना है। ठीक है, वहां से मैं सब्जेक्ट कौन सा देख के आया था, ए देख के आया था। ए यहां लिखा हुआ है और ए के सामने क्या है, डू है। चलो तो मेरा आंसर यहां पे आ जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूं, मेरा आंसर यहां आ गया डू। मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया,
मैंने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट चार्ट पे गया, कोड देखा, उस कोड के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब के चार्ट में देखा, टेंस मुझे यहां से मिल गया कि मुझे प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखना था, वहां देखा, मेरा काम खत्म हो गया। मैं अपना दिमाग लगा ही नहीं रहा, मुझे कुछ याद करना ही नहीं है, मुझे तो सीधा सीधा ये काम करना है। वापस से मैंने क्या देखा, वी, और टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। याद रखना भैया, वी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो फटाफट से बैक चलते हैं। वी है मेरा बी, वी कौन सा है मेरा, बी है, ठीक है साहब। बी के बाद मेरा टेंस कौन सा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये रहा पास्ट टेंस, और इसमें नीचे आया तो ये मिला मुझे कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मुझे इस वाले फॉर्मेट में देखना है, इन दो में से कोई एक मेरा आंसर हो सकता है। तो वॉज के आगे क्या है, ए और डी है, जबकि मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए। वर के आगे क्या है, बी है। ये मिल गया मुझे मेरा आंसर। तो बी के साथ किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। चलो फटाफट से, यहां आंसर मेरा हो गया वर। समझ में आया किस तरीके से ढूंढना है। एक लास्ट और, मैंने दो की कहा था, वैसे प्रॉमिस दो का ही था, लेकिन एक और मैं आपको करके बताता हूं, उसके बाद में आप फटाफट से पॉज करके खुद करना और फिर अपने आंसर आप एक बार चेक करना, ठीक है। चलिए, तो दे के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, तो मैं फटाफट से वापस जाऊंगा। दे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फटाफट चलो। दे में क्या है मेरा, दे में है मेरा ई, ये आ गया ना, दे में मेरा कोड है ई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये मैं आया प्रेजेंट टेंस पे, यहां पहुंचा, और यहां से यहां आया तो मुझे मिल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस ये, प्रेजेंट ये, तो मतलब मेरा ये वाला कॉलम है जिसमें मुझे आंसर देखना है। और कोड क्या था मेरा, ई, और ई के सामने क्या लिखा है, आर। चलिए साहब, काम हो गया अपना। तो यहां पर मेरा आंसर आ गया आर। मुझे इसमें से एक भी हेल्पिंग वर्ब याद नहीं है कि कहां कौन सी इस्तेमाल होगी, लेकिन जो तरीका मुझे बताया जा रहा है, मैं उस तरीके से काम कर रहा हूं और अपने आप मेरे सारे सटीक सही आंसर आ रहे हैं। पूरे टेंस पढ़ने के बाद भी अगर मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो कहा जा रहा है उसे करके मैं सारे आंसर सही कर सकता हूं, ठीक है। तो इसको आपको ढूंढना है और इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है गाइस। तो मैं साइड में हो रहा हूं, पॉज कर लीजिए वीडियो फटाफट से। सारे आपको पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, 10 क्वेश्चन है, 3 मैं लिख चुका। सीधा आंसर लिखो, एक के नीचे एक, या कॉमा लगाते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, अपने को काम आना चाहिए कि काम होगा कैसे। तो सीधा इसके आगे लगाते जाइए कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहां पर इस्तेमाल होगा। तरीका बताया जा चुका है। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट चार्ट के अंदर उसके अकॉर्डिंग कोड देखा, उस कोड को टेंस के चार्ट में जाकर के, हेल्पिंग वर्ब के चार्ट में जाकर के टेंस के अकॉर्डिंग देख लिया, और जहां वो मिल गया वही हमारा आंसर, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में शी में मैं लगा दूंगा विल बी। यू के साथ पास्ट सिंपल टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है मुझे, एक ही ऑप्शन है डिड। वी के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर मेरी फर्स्ट चॉइस होगी शैल बी। ही के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ही के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर मैं प्रयोग करूंगा डज का। चिल्ड्रन के साथ पास्ट सिंपल टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस तो मुझे, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस जहां भी लिखा हुआ है सोचने की जरूरत नहीं कि सब्जेक्ट क्या है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिना क्वेश्चन देखे भी दे सकता हूं, बिना सब्जेक्ट देखे भी दे सकता हूं। क्यों दे सकता हूं? क्योंकि डिड के अलावा वहां कुछ है ही नहीं, एक ही तो हेल्पिंग वर्ब है डिड, और सेम कंडीशन हेड के साथ है और सेम कंडीशन हेड बीन के साथ में है। तो ये तीन तो बहुत प्यारे हैं। मोहन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, मोहन के साथ में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा भैया आपका विल बी, क्योंकि मोहन क्या है, एक नाउन है, और किस तरह की नाउन है, सिंगुलर नाउन है। देखो चिल्ड्रन जो है ये भी नाउन है, लेकिन ये कैसी नाउन है, प्लूरल नाउन है। मोहन जो है वो भी नाउन है, किस तरह का नाउन है, सिंगुलर नाउन है। गर्ल्स जो है वो भी नाउन है, किस तरह का नाउन है, तो प्लूरल नाउन है। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। जिसने ये नहीं समझा होगा उसने कर दी होगी गड़बड़, वो लगा रहा होगा सिंगुलर वाले चिल्ड्रन के साथ, मत लगाना। ठीक है, गर्ल्स के साथ में अगर मैं देखूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं कहूंगा मेरा आंसर हो गया यहाँ आर।
मैं यहाँ पर आर का प्रयोग करूँगा। ठीक है गाइस, चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन का सेट। ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, लेकिन ये बदलने वाले हैं, क्योंकि अभी जो आपने प्रैक्टिस की है, आपने नोटिस किया होगा ऊपर वाली जो 2 लाइन है ना, केवल आपने उसकी प्रैक्टिस की है। यानी कि टोटल 4 लाइन्स है हमारी उसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब के अंदर, उसमें से आपने केवल ऊपर वाली जो 2 लाइन है उसकी प्रैक्टिस की है। अब 2 नीचे वाली लाइन की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं गाइस। थोड़ा सा अलग तरीका है, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी बात मानेंगे और थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका ये टॉपिक तैयार होगा। हेल्पिंग वर्ब लगाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो आंसर बताना मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला आई के साथ यहां पे आ जाएगा हैव। आई के साथ यहां किसका प्रयोग होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिमाग लगाने की मुझे तो कोई आवश्यकता है नहीं, यहाँ पे मुझे लग भी नहीं रहा आप लोगों को कोई जरूरत होगी। जहां ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्ट भी क्यों देखना, सीधा सीधा आ जाएगा मेरा यहाँ पे हैड बीन। हैड बीन का मैं यहां प्रयोग कर लूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दे के साथ क्या आएगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में शी के साथ तो विल, हैव, बीन का मैं यहां प्रयोग कर लूंगा। यू के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हेड के अलावा वैसे ही कुछ नहीं आता, तो हेड का प्रयोग। फ्यूचर परफेक्ट में वी के साथ, तो वी के साथ तो मुझे आई और वी के साथ तो मैं शैल का प्रयोग करता हूं, तो शैल का प्रयोग करूंगा। और क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? जो परिवार का मुखिया है उसे यहां ला करके इसके साथ में बिठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिवार के मुखिया को यहां इसके साथ बिठाना पड़ेगा और मैं यूज कर लूंगा शैल हैव का। नेक्स्ट, ही के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग होगा? तो ही के साथ प्रयोग होता है हैज का। ठीक है, चाहे परफेक्ट टेंस हो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, हैज के साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? हैज बीन का यूज करना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हेड का यूज। मोहन के साथ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैं यूज कर लूंगा विल, हैव, बीन का। और गर्ल्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं यूज कर लूंगा हैव का, क्योंकि ये प्लूरल्स हैं। ठीक है गाइस, तो ये मेरे आंसर हैं। एक बार फिर से तरीका बता रहा हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आया है फिर से समझ लो, फिर भी समझ में नहीं आया कमेंट करके बताना, मैं फिर से समझाऊंगा। हम 10 बार पढ़ने पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना, अंडरस्टैंड करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर वो नहीं होगा तो सारी मेहनत शून्य हो जाएगी। जब भी मेरे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में मुझे एक सब्जेक्ट दिखाई देता है, उस सब्जेक्ट को मैं इसके अकॉर्डिंग चूज करता हूं कि इसमें से किस कैटेगरी में रखूंगा, ए कैटेगरी, बी, सी, डी या ई कैटेगरी। और उसको फिर मैं जाकर के सीधा क्या करता हूं, इस चार्ट पे अप्लाई कर देता हूं अकॉर्डिंग टू देयर टेंस। कि अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो मैं पहले प्रेजेंट टेंस में आऊंगा और यहां से परफेक्ट टेंस पकड़ूंगा तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी कि मुझे कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स में से चुनना है। और उसके बाद जो मैंने इससे पहले वाले चार्ट में अपना कोड देखा है, उस कोड को मुझे यहां देखना है। अगर वो कोड मुझे यहां दिख जाता है तो मेरा काम हो गया। क्लियर है मेरी बात? इस तरीके से करके हम अपने सारे हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा कि इससे एक ही बार में, एक ही वीडियो में हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चाहे वो टेंस की हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की हो, चाहे वो आपके एक्टिव पैसिव वॉइस की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रूल आप आज तैयार कर चुके हैं हेल्पिंग वर्ब का, वो हमेशा आपके काम आने वाला है। सो आई होप लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। अगले टॉपिक के अंदर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्कुल ऐसा ही डिस्कस करने वाले हैं, पैटर्न भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। 12th क्लास के बच्चे मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से
समझ पाएंगे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। डगलस वाला चैप्टर पढ़ा था ना, डीप वाटर, याद है किसी को? डीप वाटर पढ़ा था। डीप वाटर के अंदर उस जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर था उसने कैसे डगलस को तैरना सिखाया था। तो उसने क्या किया था कि एक एक टुकड़े की प्रैक्टिस कराई। पहले केवल हाथ चलाने की, फिर पैर चलाने की, फिर पानी में मुंह रख के सांस छोड़ने की और बाहर निकाल के सांस लेने की, एक एक करके बनाया था ना। तो लास्ट में वो क्या कहता है डगलस कि उसने एक एक पार्ट को तैयार करके और फिर लास्ट में सबको इकट्ठा करके और मेरे में से एक अच्छा स्विमर तैयार कर दिया। मैं बस वही करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम एक एक पार्ट को तैयार करें। सब्जेक्ट को हमने तैयार किया कि सब्जेक्ट कौन सा क्या कैसा हो सकता है, ताकि कभी भी अचानक से कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए तो हम डर ना जाएं, घबरा ना जाएं। सब्जेक्ट को हमने प्रिपेयर किया, साथ ही साथ हमने आज हेल्पिंग वर्ब को प्रिपेयर किया। अगले लेक्चर में हम मेन वर्ब को प्रिपेयर करेंगे और लास्ट में जाकर के तीनों को जब जोड़ेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप इतने केपेबल हो गए कि आप खुद ही वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की मदद नहीं चाहिए इंग्लिश में कुछ लिखने के लिए। आप जो चाहें खुद से स्वयं लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप द लेक्चर इज क्लियर टू यू एंड माय ऑब्जेक्टिव इज क्लियर टू यू। मेरा एम क्या है, मैं किस उद्देश्य को लेकर के ऐसा कर रहा हूँ, ये भी आपको क्लियर होगा। तो प्लीज साथ बने रहिए और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।